हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जीआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हेयर और आज का आपका सेशन है टॉप 5 एमसीक्यूज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी टॉप 5 एमसीक्यू का मतलब ये नहीं कि 5 एमसीक्यू आपने कर लिए और आपका क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर दोगे। 5 एमसीक्यूज का यहाँ पर मतलब है 5 टॉपिक्स जो आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपके लिए एमसीक्यूज सीरीज लेकर आऊंगी और एमसीक्यूज का सिंपल सा मतलब रहेगा कि वो टॉपिक आपको पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं पेपर 1 में हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो अगर हम लोग एनालिसिस करें तो 5 आपकी डीआई हो जाती है, 5 आपकी आरसी हो जाती है। तो बचे कितने 8 यूनिट्स और आपके 8 यूनिट्स इक्वल टू 40 मार्क्स। तो यानी आपका एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी एक आधा जरूर हो जाता है, जैसे टीचिंग में 4 क्वेश्चंस दे दिए तो रिसर्च के आपको 6 मिल गए। लेकिन अगर हम यूनिट वाइज चलते हैं तो 5 क्वेश्चन आपको एक यूनिट से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको मैं कोशिश कराऊंगी कि आप लोग एमसीक्यूज के थ्रू जो है वो टॉपिक्स आपको सारे क्लियर हो जाए कि आपको कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में पढ़ के जाने हैं। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Which type of assessment compares a student performance to a predefined set of standards? Your options are norm reference assessment, summative assessment, criteria reference assessment और फिर diagnostic assessment। इसका मतलब ये है कि टाइप ऑफ असेसमेंट से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये टॉपिक आपको आने चाहिए। मैंने ये पूरा सेशन लिया हुआ है जिसमें मैंने 12 से 13 टाइप्स कराए हुए हैं असेसमेंट के। यहाँ से क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है और बिल्कुल होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट इन टीचिंग एप्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ये करके जाना है। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, इट मींस इट्स दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। चलिए, तो ऑप्शन है आपके नॉर्म, रेफरेंस, समेटिव, क्राइटेरिया या फिर डायग्नोस्टिक। इसमें बोला गया है ऐसा कौन सा टाइप का असेसमेंट है। ठीक है, जो हिंदी वाले हैं प्लीज देखिए, हिंदी में मेरे पास हिंदी में कुछ नहीं है करने के लिए, क्योंकि हिंदी जो है बहुत डिफरेंट होती है इंग्लिश से। अगर मैं चाह के भी अगर आपको कोशिश करूँ कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लेकर आऊँ तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। देखिए, हिंदी वाले इंग्लिश समझ सकते हैं पर इंग्लिश वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है हिंदी में समझना। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत डिफरेंट हो जाती है, जैसे हम जनरली बोलते हैं वैसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को हिंदी में पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें बोला गया है कौन से टाइप का असेसमेंट होता है जब एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है किसी स्टैंडर्ड से। यानी एक सेट कर दिया जाता है स्टैंडर्ड। ठीक है, उस स्टैंडर्ड को सेट करके स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उस स्टैंडर्ड के साथ जो है वो तुलना की जाती है, यानी कंपैरिजन किया जाता है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ असेसमेंट है। पहले एलिमिनेशन के थ्रू चलते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं बेटा समेटिव की, तो समेटिव में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता। याद रखिएगा, समेटिव में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि समेटिव असेसमेंट तो आपका रिजल्ट होता है जो आपको रिपोर्ट कार्ड हाथ में दिया जाता है। A+B+ 70%, 85%, दैट इज योर समेटिव असेसमेंट। यानी फाइनल जो आपको रिजल्ट मिलता है वो समेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो ऑप्शन बी हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। फिर बात करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट की। देखिए, डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है, मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ। जैसे अगर आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका डायग्नोसिस करता है। भाई, आप डॉक्टर को जाके बोलते हो मेरे पेट में दर्द है, तो वो पूरा डायग्नोसिस करेगा। आपने कल क्या खाया था, आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, आपने क्या पिया था, सारी चीजें डायग्नोसिस करके आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो उसी को बोलते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ऐसे स्टूडेंट के साथ किया जाता है, किसी स्टूडेंट के अंदर क्या वीकनेस है। भाई अच्छा, कम्युनिकेशन तो इसका बहुत अच्छा है लेकिन इसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, या इसकी ग्रामर अच्छी नहीं है, सारी चीजें उसका वीक और स्ट्रेंथ पॉइंट को देखा जाता है बच्चे को। ठीक है, उसे बोलते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो ये यहाँ पे कोई बात बोली नहीं गई है, सो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचता है नॉर्म और क्राइटेरिया। ढंग से समझ लीजिए नॉर्म और क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट क्या होता है। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है किसी भी स्टूडेंट का कंपैरिजन किया जाए लार्ज पॉपुलेशन से। ये क्या होता है मैम, लार्ज पॉपुलेशन जैसे हमारा यूजीसी नेट। आपकी रैंक क्या अकेले दी जाती है, नहीं, आपकी रैंक लाखों बच्चों में से आपकी रैंक निकाली जाती है। आपका जो परसेंटाइल होता है, परसेंटाइल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। आपका जो परसेंटाइल होता है तो वो ये आपको बताता है कि आप कितने बच्चों से आगे हो। अगर आपका 99.9 आ रहा है, इसका मतलब आप जो है 100 में से इतने आपकी रैंक ये है, आप 99.9 बच्चों से आगे हो। ठीक है, ये चीज बोली जाती है परसेंटाइल, यानी आपको कंपेयर किया जाता है किसी और बच्चे के साथ। ठीक है, किसी और बच्चों के साथ आपका कंपैरिजन होता है, वो है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, क्या मैंने बोला है कि कंपेयर अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू द अनदर स्टूडेंट या फिर लार्ज पॉपुलेशन के साथ करा जा रहा हूं, नहीं ना। इसका कीवर्ड है सेट ऑफ स्टैंडर्ड।
सेट ऑफ स्टैंडर्ड, तो इसका आंसर नॉर्म रेफरेंस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं 2 बच्चों का कंपैरिजन यहाँ कर नहीं रही, या मैं 100 बच्चों का कंपैरिजन तो कर नहीं रही हूँ। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। अब मैम क्राइटेरिया को पहचानेंगे कैसे? देखिए मैं आपको कीवर्ड दे देती हूँ, कहीं पर भी आ जाए सेट ऑफ स्टैंडर्ड, कहीं भी आपसे क्वेश्चन में आ जाए सेट ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, किस तरह, देखिए मैं आपको अपना टेक्निक बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करे थे। ये मेरा पर्सनल है और ये 110% सब पे अप्लाई होगा, ये यूनिवर्सल रूल है। हमेशा क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो, उसमें से एक वर्ड या फिर एक लाइन या फिर एक सेंटेंस को ऐसे ढंग से पढ़िएगा, वही आपका आंसर है। तो यहाँ पर अगर मैं कीवर्ड की बात करूं बेटा, तो ये है आपका सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। अगर मैं चाहती तो मुझे सिर्फ इतना याद होता, अगर अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करती तो मैं सिंपल सा पढ़ती, स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू प्री डिटरमाइंड स्टेट ऑफ स्टैंडर्ड, तो सीधे मैं लगा देती क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के अंदर ही स्टैंडर्ड शब्द का यूज किया जाएगा। नॉर्म रेफरेंस होता तो यहाँ पे प्री डिफाइंड लार्ज पॉपुलेशन या लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आता तो नॉर्म रेफरेंस लग जाता। कीवर्ड पहचानिए, कीवर्ड से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये सबसे, अगर मैं आपको बोलूँ ना, जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा एक ट्रिक है, ये एक ऐसी ट्रिक है ना जो हर जगह आपको 110% रिजल्ट देगी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट समझा देती हूँ। देखिए क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट के अंदर सिंपल सी एक बात बोली गई है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, किसी के साथ आपको कंपेयर नहीं किया जाता, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया आप पास है, अगर आप नहीं कर पाए आप फेल है। जैसे कि मैम, जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा ना, ड्राइविंग लाइसेंस जब स्कूटी चलाना होता है, बाइक चलानी होती है, तो बीच में पोल रख देते हैं, फिर वो आपको टेस्ट करते हैं 5 मिनट के, अगर आपने ये सारा कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, अगर आप नहीं क्लियर कर पाई तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस ग्रांट नहीं की करी जाएगी। तो यही चीज बोली गई है कि ये इसमें देखिए, मैं किसी और स्कूटी वाले को बाइक वाले के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, या तो ऐसा तो नहीं है वहाँ 5 लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आए तो बोला गया कि आप इससे बेहतर करेंगे तो आपका सिलेक्शन है, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो वही चीज बोली गई है कि आपका एक परफेक्ट स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे फिजिकल हाइट होती है, अगर आप पुलिस में भर्ती होना जाते हैं, डिफेंस में जाते हैं, तो एक स्टैंडर्ड हाइट कर दी जाती है लड़कियों की कि 5'2" तक जो लड़कियां रहेंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी, अगर 5'2" के बाद अगर कम होती हैं तो वो डिस्क्वालीफाई है। यानी कि स्टैंडर्ड सेट कर दिया जो सबके लिए बराबर होता है। दैट इज कॉल्ड क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्टैंडर्ड का कहीं भी पॉइंट आ जाए कि सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है तो क्राइटेरिया रेफरेंस आप लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन करने की बात की जाती है तो नॉर्म डिफरेंस लगा दीजिएगा, बस इसमें और कोई डिफरेंस नहीं होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो। और मैं साथ ही साथ ये नहीं हूँ कि सिर्फ आपको आंसर लगा रही हूँ, मैं आपको सारे ऑप्शन भी समझा रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। इसीलिए शायद थोड़ी सी जो है वो आप बोर बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स मैं आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे दे रही हूँ जो रियल लाइफ के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपन बुक टेस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ। ओपन बुक आपको पता है ना, किताब खोल के आपको एग्जाम दिलवाए जाते हैं। एक बार मेरे साथ हुआ था 11th क्लास में, क्वेश्चन पेपर बनाए गए थे और हमें बुक दे दी थी कुछ, और उसमें से कहा था आप इसमें से सॉल्व करो। 11th क्लास में मुझे अभी भी याद है, लेकिन वो बहुत ट्रिकी होता है, मैं आपको बताऊंगी इसमें कैसे किस तरीके से। तो एन ओपन बुक टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑथेंटिक असेसमेंट या फिर समेटिव। अच्छा एक बात बताइए, डायग्नोस्टिक मैंने अभी आपको बताया जिसमें आप स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हो बच्चों की, तो ये तो आएगा नहीं मैम। समेटिव मैंने बता दिया एंड रिजल्ट, ये भी नहीं आएगा। फॉर्मेटिव, बेटा फॉर्मेटिव में तो क्विजेस होते हैं, आपके टेस्ट होते हैं छोटे मोटे, जिसमें बीच में पता चलता रहे कि आप लोग क्या गड़बड़ कर रहे हो, कितना आप लोगों ने पढ़ा है, फीडबैक देने के लिए। ये तो ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट भी यहाँ नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑथेंटिक असेसमेंट। अब मैम ये ऑथेंटिक असेसमेंट क्या होता है? देखिए ऑथेंटिक असेसमेंट का सिंपल सा मतलब है, जो चीज आपने सीखी है ना बेटा उसको रियल लाइफ में लगा दीजिए, बस। ऑथेंटिक का सिंपल सा मतलब है आपके पास जो स्किल्स है, आपके पास जो नॉलेज है ना, उसको रियल वर्ल्ड में, रियल प्रॉब्लम में अप्लाई करिए। सिर्फ रट के पढ़ के किताबों, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैम हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा है किताबों में लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो तो बहुत अलग है उस चीज से। ये बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो यूजलेस होते हैं, पढ़ने के बाद भी उनको रियल लाइफ में आता ही नहीं है लगाने की, किस तरीके से लगाया जाए। तो इसमें रोट मेमोराइजेशन नहीं है, इसके अंदर है कि अगर आपने जो चीज सीखी है उसको रियल लाइफ में लगाएं। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कैसे? देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मार्केटिंग में बहुत अच्छी हूँ, या मैंने अपना जो एमबीए है वो मैंने क्या कैसे किया हुआ है, मार्केटिंग से किया हुआ है, तो अब मुझसे बोला जाएगा आपने मार्केटिंग से किया हुआ है ना, तो चलिए मैं मुझे डिलॉयट में लेकर गए और डिलॉयट में बोला आप मार्केटिंग प्लान बना दीजिए।
भाई आप मार्केटिंग प्लान बना के दीजिए, आपको जो स्किल आती है उसको आप रियल में अप्लाई करिए, मार्केटिंग प्लान बनाइए हमारे लिए। उसे बोलते हैं ऑथेंटिक असेसमेंट। ठीक है। अब देखिए ओपन बुक टेस्ट को क्यों बोला गया है? ओपन टेक्स्ट बुक में ये तो कहेंगे मैम हम देख देख के कर लेंगे, नहीं बेटा नहीं। देखिए ओपन बुक का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरी किताब पकड़ा दी जाएगी, वो कुछ एक हैंड रिटन नोट्स हो जाते हैं या कुछ एक टेक्स्ट बुक का पेजेस, 2-4 पेजेस होते हैं, बस उतना ही दिया जाता है। अब उसमें क्या होता है, देखिए मुझे भी ये लगा था कि क्वेश्चन देखा और आंसर ढूंढ लेंगे और छाप लेंगे आरसी की तरह, ऐसा नहीं होता। देखिए ओपन बुक टेस्ट में क्या होता है, आपको क्वेश्चन ही इस तरीके से दिए जाते हैं ना कि आपको एनालिसिस करना होता है, आपको इवेलुएट करना होता है, आपको चीजें समझ समझ के उस आंसर को लिखना पड़ता है। ये नहीं किताब खोल दी तो आप पूरा छाप नहीं, आप छाप ही नहीं सकते। जैसे आपने आरसी देखी है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, कुछ कुछ तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कैसी होती है, इतना ट्रिकी होती है ना ट्रिकी। आप आपका आंसर ही नहीं होता उसमें, लेकिन आपको उसको एनालिसिस करना होता है, आपको इवेलुएट करना होता है, तब देखकर आप उसका आंसर सही लगा पाते हो। इसीलिए ओपन बुक टेस्ट को ऑथेंटिक बोला गया। इसके अंदर आप क्या करते हो, कॉग्निटिव थिंकिंग करते हो, आप हायर स्किल्स यहाँ पर अप्लाई करते हो। इसीलिए ये एग्जाम्पल है ऑथेंटिक असेसमेंट, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये है आपका कॉपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन, मैं पूरा करा चुकी हूँ 12-13 टाइप्स से, वो भी आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज। ठीक है, नहीं तो वो एज यू विश, आपको जहां से पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा। अब क्या बोला गया है यहाँ पर, इसमें पूछा है कॉपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी के टाइप्स। क्वेश्चन क्या है, द टेक्निक वेयर स्टूडेंट्स आर ग्रुप्ड एंड ईच मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग अ पोर्शन ऑफ द मटेरियल एंड देन टीचिंग इट्स टू देयर पियर्स इज कॉल्ड थिंक पेयर शेयर जिगसॉ ब्रेनस्टॉर्मिंग रोल प्ले। अच्छा एक बात बताइए, थिंक पेयर शेयर का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अभी अभी 4 बच्चे हैं थिंक पेयर शेयर में, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सबको एक टॉपिक दे दिया, चारों ने अपना अपना दिमाग लगा लिया, अपना सोच रहे हैं, फिर मैंने 2 का पेयर बना दिया, 1 और 2 का बना दिया और 3 और 4 का बना दिया। अब पेयरिंग हो गई। अब ये दोनों ग्रुप क्या करेंगे, पूरी क्लास को शेयर करेंगे, थिंक पेयर और शेयर। पहले अलग अलग डिस्कशन करेंगे, फिर ग्रुपिज्म करेंगे, ग्रुप करके फिर सारी क्लास को वो लोग बताएंगे। तो थिंक पेयर शेयर, यहाँ पे ग्रुप की कोई बात ही नहीं करी गई है बेटा। यहाँ पे बोला गया है स्टूडेंट्स को ग्रुप किया जाता है, पर ईच मेंबर यहाँ पे बोला गया है कि ईच मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल। देखिए यहाँ पर ही आपका आ जाता है कीवर्ड, ईच मेंबर मतलब, या इसको बोलते हैं एक्सपर्ट इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर अगर कहीं भी एक्सपर्ट की बात करी जाए, ठीक है, फॉर लर्निंग अ पोर्शन ऑफ द मटेरियल देन टीचिंग इट्स टू देयर पियर्स, पूरी क्लास के बारे में नहीं बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि अपने ही जो ग्रुप के बच्चे हैं ना, अपने ही ग्रुप के बच्चों को आपको बताना है। तो वो कौन सा लर्निंग स्ट्रेटेजी है? तो थिंक पेयर शेयर तो नहीं है ना, थिंक पेयर शेयर में तो एक अकेले 4 लोग सोच रहे हैं, फिर उनको ग्रुप 2-2 का करके फिर वो पूरी क्लास में शेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला, पियर्स, होल क्लास बोला ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ये होगी नहीं, ये तो मैनी आइडियाज जनरेट करना होता है। रोल प्ले होगा नहीं, रोल प्ले कैसे, जैसे मैंने आपको कोई एक्ट करने को दे दिया कि आप चलिए मैं आपको एक डॉक्टर बना देती हूँ, आप बताइए किस तरीके से आप चेक करेंगी। या रोल प्ले का मतलब होता है कैरेक्टर को प्ले करना, वो तो इसमें है नहीं। अब इसका आंसर बचा जिक्सॉ। अब मैम जिक्सॉ क्या होता है, एक बार ढंग से समझ लीजिएगा प्लीज, फिर आपको समझ आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये मैं बार बार आप लोगों को रिवाइज करा रही हूँ, वैसे पहले मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप बना दिया बेटा 4 लड़कियों का, 1 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 लड़कियों का मैंने ग्रुप बना दिया है बेटा। और यहाँ मैंने 4 लड़कों का ग्रुप बना दिया, बॉयज का। ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 और 4, ये समझ लीजिए। अब मैं क्या करूंगी, पहले तो इनको टॉपिक दे दिया डिस्कस कर रहे हैं, अब मैं कर दूंगी इनको मिक्स। मिक्स कैसे करेंगे मैम, देखो जैसे यहाँ पे मैं आपको कलर दिखा देती हूँ, जैसे एक बच्चा यहाँ पे, एक लड़का यहाँ हो गया, एक लड़की ये हो गई, कोई सी अलग अलग नाम की समझ लीजिए भाई। ठीक है, अलग अलग बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, अलग अलग कलर से याद ये रहेगा कि आप लोगों को ध्यान रहेगा। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इन लोगों को कर दूंगी मिक्स, यानी एक मैं ले लूंगी ब्लैक, ब्लैक वाला मैं इधर ले आऊंगी इसके पास, मतलब इन सबको आपस में मिक्स कर दूंगी। ठीक है, ये समझ लीजिए बस। यहाँ से ये वाला बच्चा उठा के मैं डाल दूंगी इस वाले ग्रुप पे, इस वाले बच्चे का ग्रुप इस ग्रुप में से एक बच्चा उठा के डाल दूंगी इस ग्रुप में, इस ग्रुप का बच्चा उठा के मैं डाल दूंगी इस वाले ग्रुप में, यानी मैं मिक्स कर दूंगी सब में। ठीक है, इसमें मैं क्या कर दूंगी, सबको मिक्स कर दूंगी। जैसे अगर मैं बात करूं, ABCD का ग्रुप बनाया, EFGH का ग्रुप बनाया, ठीक है, IJKL का ग्रुप बनाया, MNOP का ग्रुप बनाया। फिर मैंने क्या किया, ए को मैंने जी वाले ग्रुप में डाल दिया, जी को उठा के मैंने ए वाले ग्रुप में डाल दिया, मैंने सारों को एक साथ मिक्स कर दिया। तो ये आपस में एक दूसरे को बताएंगे अब। ठीक है, पूरे होल क्लास को नहीं बता रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं, जिसे बोलते हैं जिक्सॉ, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी।
इससे इजी एग्जाम्पल कोई होगा नहीं बताने के लिए, आप देख सकते हो जाके और कहीं भी। चलिए, ये सारे टेक्निक वैसे ही है जैसे मैंने खुद पढ़े थे, मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब आता है टीचिंग मैगजीन से क्वेश्चन, जहां पर बोला गया है विच मैगजीन ऑफ टीचिंग सजेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट फैमिलियर एक्सपीरियंस। देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि सबसे पहले स्टूडेंट को फैमिलियर एक्सपीरियंस से शुरुआत करनी चाहिए। टीचर को, अगर टीचर क्लास में पढ़ाने आ रहा है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले जो चीज फैमिलियर चीजें होती है ना उनसे शुरू करना चाहिए। फैमिलियर का मतलब जो चीज बच्चे जानते हैं बेटा, जो चीज बच्चे जानते हैं, यानी नोन टू अननोन। इसका आंसर जो होगा वो होगा नोन टू अननोन, यानी जो चीज पहले बच्चों को पता है वहां से शुरू करिए। ये नहीं है कि बच्चे पहले अभी एबीसी, सॉरी अभी तो बच्चों को 1 2 3 4 5 6 ही पता है, आप सीधे आके उनको दिखा रहे हो ऐड करो मल्टीप्लाई करो, नहीं। पहले आपको क्लास में आके देखना पड़ेगा कि बच्चों को कितना कुछ आ रहा है। बच्चों को काउंटिंग आती है, 1 2 3 4 5 6 जानते हैं वो, ठीक है। पहले वहां से शुरू करिए, ठीक है, जो चीज बच्चों को पता है पहले, फिर आगे बढ़ते जाइए जो जो चीजें बच्चों को नहीं पता है, ठीक है। तो ये बोला गया नोन टू अननोन, पहले वो चीजें बताइए जो स्टूडेंट्स को पता है, फिर उसके बाद आगे आगे लेवल का टफ वाला बढ़ाते जाइए जो चीज बच्चों को नहीं पता है। इसे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर ये है, बोला गया है विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग। ये रहा आपका कीवर्ड, लर्निंग बाय डूइंग। जब तक अपने हाथ से जो चीज नहीं करेंगे तब तक वो चीज समझ नहीं आएगी। जैसे अगर लड़कियों की बात करें, कुकिंग, अगर आप अपनी मम्मी को देखते रहेंगे ना रोटी बनाते हुए, तो आपकी गोल रोटियां नहीं बनेंगी जब तक आप खुद से गोल रोटी की प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। वही चीज बोली गई है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब तक, तो ये किस चीज, कौन सी फिलोसफी है मैम, ये प्रेगेटिज्म की, प्रेगमेटिज्म की फिलॉसफी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रेगमेटिज्म में बोला गया है हर चीज करके सीखनी पड़ती है। अब ये आइडियलिज्म क्या है, रियलिज्म क्या है, नेचुरलिज्म क्या है, एक एक लाइन में डिस्क्राइब कर देती हूँ। आइडियलिज्म का मतलब होता है स्पिरिचुअल और रिलीजियस लर्निंग, जैसे भगवान को मानना। ये इतनी पावर होती है ना मेंटल पीस के लिए, जो लोग भगवान को मानते हैं आप उनसे लड़ नहीं सकते हैं, उनके लिए आइडियलिज्म होता है। वो भगवान को अपना एक आइडल मान के चलते हैं, अपनी कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, वो अपने गॉड को मान के चलते हैं कि बस इन्होंने ही सब कुछ बनाया हुआ है दुनिया में, बस भगवान के भरोसे ही सब चलता है, ठीक है। रियलिज्म की बात करेंगे, उसका उल्टा है। रियलिज्म बोलता है हमें जो चीज दिखती नहीं हम उसे मानते नहीं, गॉड हमें दिखता नहीं हम गॉड को मानते नहीं। हमारे सामने जो चीज फाइव सेंस से हम जो देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात करी जा रही है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे पेड़ है, पक्षी है, जानवर है, हम उन्हें देख सकते हैं, वही चीज इस दुनिया में, बाकी कुछ भी नहीं है। रियलिज्म वाले ये बोलते हैं। नेचुरलिज्म वाले बोलते हैं हमें किसी से लेना देना नहीं है, जो भी चीज है वो नेचर ने दी है, प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं है, तो आप सब कुछ प्रकृति की देन है, प्रकृति का ही नियम है, प्रकृति के अलावा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे है नेचुरलिज्म, ठीक है। तो ये चारों मैंने एक लाइन में आपको डिस्क्राइब कर दी। आई होप आप लोग को ये 5 टॉपिक समझ में आ गए हो, और सेशन वाकई अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करके बताइएगा। तब तक आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।